हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस लेक्चर वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास 12 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इससे पहले के जितने टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर दिए हैं, तो आज लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, तो वो हम इस लेक्चर वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, तो क्या डिफेक्ट का मतलब होता है इम्परफेक्शन। सॉलिड में इम्परफेक्शन आना या इररेगुलरिटीज आना, ठीक है। सॉलिड के अरेंजमेंट में इररेगुलरिटीज आना, सॉलिड के अरेंजमेंट में, उसे ही हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में डिफेक्ट आ गया, कोई ना कोई कमी आ गई उसमें, ठीक है। जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड किससे मिलकर बनता है, एक सॉलिड क्रिस्टल किससे मिलकर बनता है, वह नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, एक साथ जो है जुड़ते हैं, तो उसी से हमारा एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है। जब 3D स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल का यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉल 3D स्ट्रक्चर होता है। तो जब यूनिट सेल, ये 3D स्ट्रक्चर एक साथ मिक्स होता है, एक साथ कंबाइन होता है, एक के ऊपर एक, तो उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, एक सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स क्रिस्टल बनने की प्रोसेस होती है। जब क्रिस्टल बनने की प्रोसेस होती है तो उस समय क्या होता है, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू फास्ट और मॉडरेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ड्यू टू फास्ट एंड मॉडरेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय किसकी वजह से, ड्यू टू फास्ट एंड मॉडरेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, इसी की वजह से, इस कॉज की वजह से क्या होता है, किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट आता है, ठीक है। देखिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड क्या है, डिफेक्ट्स मतलब इररेगुलरिटी, सॉलिड में क्या क्या कमी आ रही है, ठीक है। सॉलिड क्रिस्टल किससे मिलकर बनता है, सॉलिड क्रिस्टल बनता है जब 3D यूनिट सेल, नंबर ऑफ 3D यूनिट सेल क्या होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक नंबर ऑफ 3D यूनिट सेल आएंगे, तो उन्हीं से किसका फॉर्मेशन होता है, एक सॉलिड के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए जब क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है उसी के समय सॉलिड में क्या प्रोड्यूस होता है, डिफेक्ट आते हैं। जब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी समय जो है सॉलिड में क्या होता है, डिफेक्ट आता है, किसकी वजह से, ड्यू टू फास्ट एंड मॉडरेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल के या तो फास्ट या तो मॉडरेट रेट में फॉर्म होने की वजह से, या तो फास्ट फॉर्म होगा क्रिस्टल या तो मॉडरेट रेट में क्रिस्टल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसी की वजह से जो है किसी भी क्रिस्टल में, सॉलिड क्रिस्टल में क्या आता है, डिफेक्ट आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये था डिफेक्ट्स इन सॉलिड में कैसे डिफेक्ट आता है। बेसिकली 2 टाइप्स के क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला डिफेक्ट है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट आता है हमारा लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट, लाइन डिफेक्ट उतना नहीं पूछा जाता है, बट पॉइंट डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या, स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों को पढ़ने से पहले स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जितने नंबर के आयंस और कैटायंस केमिकल फॉर्मूला में होंगे किसी भी कंपाउंड के, उतने ही नंबर ऑफ आयंस और कैटायंस क्या होंगे, मतलब उतने ही नंबर के पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का रेशियो प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एनायन एंड नंबर ऑफ कैटायन क्या होते हैं, सेम होते हैं, इंडिकेटेड टू द केमिकल फॉर्मूला। जितने उसके केमिकल फॉर्मूला में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही एग्जैक्टली नंबर्स के क्या होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी होंगे। ठीक है, अब देखिए डिफेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट है दो टाइप्स के। देखिए पॉइंट डिफेक्ट के जो टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी रिपीट होने के चांस हैं। पहला होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट लिखते जा रही हूं, नोट करना। जर्मन केमिस्ट ने डिस्कवर किया था, जर्मन केमिस्ट ने ये डिस्कवर किया था इन 1930 में डिस्कवर किया था जर्मन केमिस्ट ने ये इफेक्ट। उन जर्मन केमिस्ट का नाम भी शॉर्ट की था, तो उन्हीं के बिहाफ पे इसका नाम जो है शॉर्ट की डिफेक्ट रखा गया है। ठीक है, ये अराइज होता है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट है या नहीं। इट अराइज व्हेन number of ions are missing। शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होता है जब नंबर ऑफ आयंस क्या हो, मिसिंग हो ऑन एन एटम, किसी भी एटम में से नंबर ऑफ आयंस क्या हो, मिसिंग हो। ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल क्रिस्टल साइड। ठीक है, क्रिस्टल के किसी भी साइड में से अगर नंबर ऑफ आयंस क्या लग रहे हैं हमें, मिस लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस साइड में से नंबर ऑफ आयंस के हैं इस क्रिस्टल में मिसिंग है, तो वहां पर हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होता है। ठीक, तो क्या था, शॉर्ट की डिफेक्ट हमारा डिस्कवर किया था एक जर्मन केमिस्ट शॉर्ट की थे, इन्होंने 1930 में डिस्कवर किया ये इफेक्ट। शॉर्ट की इफेक्ट अराइज होता है जब नंबर ऑफ आयंस क्या हो, किसी भी एटम में से, किसी भी क्रिस्टल में से, क्रिस्टल की नॉर्मल साइट में से जब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, मिसिंग होंगे, तो तब हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, अराइज होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर अलग, एक बार मैं शॉर्ट की डिफेक्ट बता रही हूँ, एक बार फ्रेंकल डिफेक्ट बता रही हूँ, फिर दोनों के बारे में क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताऊंगी कि शॉर्ट के और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ये इतना अभी हमने शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा पार्ट है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब कुछ एटम्स और आयंस डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट, ये प्रोड्यूस होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है कब, व्हेन नंबर ऑफ आयंस हो गया या एटम्स हो गया, वो क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए अपनी नॉर्मल क्रिस्टल साइड से, अपनी जगह से। जब नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ एटम्स डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी जगह चले जाए, किसी दूसरी जगह बैठ जाए, तो वहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है। ठीक, अब देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस, बेसिकली यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फ्रेंकल और शॉर्ट की के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो देखना, पहला आएगा हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा आएगा हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट की और फ्रेंकल। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट में, शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, बोला मैंने, इट अराइज जब नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या हो, मिसिंग हो फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइड। इट अराइज कब अराइज होता है, जब क्या हो, व्हेन नंबर ऑफ आयंस क्या हो या एटम्स मिसिंग हो फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट। क्रिस्टल की नॉर्मल साइट से, क्रिस्टल की साइट से जब नंबर ऑफ आयंस और एटम्स क्या हो, मिसिंग हो, तब हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होता है। ठीक,
दूसरा हो जाएगा हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इट अराइज, ये कैसे अराइज होता है, जब व्हेन नंबर ऑफ आयंस और एटम्स क्या हो, नंबर ऑफ आयंस और एटम्स क्या हो, आर डिस्प्लेस, क्या हो, डिस्प्लेस हो फ्रॉम द नॉर्मल क्रिस्टल साइट। जब नंबर ऑफ एटम्स और आयंस डिस्प्लेस होंगे फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट तो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है। और जब नंबर ऑफ एटम्स और आयंस मिसिंग होते हैं अपने नॉर्मल क्रिस्टल साइट से तो तब हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ, देखिए अब ना शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स और आयंस मिसिंग है। अगर कोई एक क्रिस्टल है उसमें से उसके कुछ एटम्स या आयंस मिस हो जाए, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एक सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया मैंने। अब देखो इस सॉलिड क्रिस्टल में से हमें नंबर ऑफ एटम्स और आयंस को क्या कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ। ठीक, मान लिया मैंने इस फर्स्ट रो और सेकंड रो में से इतने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या हो गए, मेरे मिस हो गए। ठीक है, गायब हो गए, इतने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस मेरे क्या हो गए, गायब हो गए फर्स्ट और सेकंड रो में से। तो क्या फर्क पड़ा इस इन नंबर ऑफ एटम्स और आयंस के मिस होने से, इस पूरे क्रिस्टल में क्या इफेक्ट पड़ा कि डेंसिटी क्या हो गई, क्रिस्टल की लोअर हो गई। अभी तक इसमें इस हर रो में 1 2 3 4 एटम्स है मेरे पास, हर रो में 4 आयन है। अगर मेरे पास इन दोनों रो में से 3 आयंस, 6 आयंस अगर मेरे गायब हो गए तो क्या हुआ, जो इस पूरे क्रिस्टल का जो डेंसिटी थी वो क्या होगी, लोअर होगी, कम हो गई ना। नंबर ऑफ एटम्स और आयंस मिस हो गए तो क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, घट गई। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये लोअर करती है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इट लोवर्स द क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है, शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होने की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वैसे ही फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होने की वजह से क्या होगा, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, कुछ एटम्स और आयंस डिस्प्लेस हो जा रहे हैं अपने नॉर्मल क्रिस्टल साइड से। मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया। अब कुछ एटम्स और आयंस क्या हो जा रहे हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, डिस्प्लेस होकर कहीं दूसरी जगह बैठ जा रहे हैं। इस पूरे एटम से तो बाहर, इस पूरे क्रिस्टल से तो कहीं बाहर नहीं जा रहे ना नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। इसी क्रिस्टल में क्या हो रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के मान लो इस जगह बैठ गए, इस जगह बैठ गए, ये वाली जगह छोड़ दी उन्होंने और इस जगह बैठ गए। और इधर के एटम्स और आयंस ने ये वाली जगह छोड़ दी और इस फर्स्ट रो में जाकर बैठ गए। तो कोई फर्क पड़ा इस क्रिस्टल की डेंसिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो एटम्स और आयंस हैं वो इसी क्रिस्टल के अंदर अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं और दूसरी जगह बैठ जा रहे हैं, इस क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसी क्रिस्टल में बैठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा, ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, फ्रेंकल डिफेक्ट से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्रिस्टल की डेंसिटी में। इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इट डज नॉट अफेक्ट क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंकल डिफेक्ट की वजह से। बट शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी में क्या हो जाता है, क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एटम्स और आयंस क्या हो रहे हैं, उस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट में, ये शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली किन में देखा जाता है, आयनिक सॉलिड्स में देखा जाता है। इट जनरली शोन बाय आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाया जाता है, शोन किया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली कौन दिखाते हैं, आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आयनिक सॉलिड्स के, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, CSCl हो जाएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट कौन दिखाता है, बेसिकली आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं। ठीक, और फ्रेंकल डिफेक्ट कौन दिखाता है, इट शोन बाय
इट शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉलिड ही दिखाते हैं, इन आयनिक सॉलिड से ही दिखाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट भी। बट कैसे आयनिक सॉलिड, ऐसे आयनिक सॉलिड, बट those ionic solid having, those solids having, those solids having anion is larger, anion is larger in size, anion is larger in size than cation। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट ऐसे सॉलिड्स दिखाते हैं जिनमें क्या हो, ऐसे आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनमें जो एनायंस हो वो लार्जर हो साइज में देन कैटायंस, एनायंस का साइज क्या हो, लार्जर हो देन कैटायंस। ऐसे आयनिक सॉलिड्स जो है हमारे फ्रेंकल डिफेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा हमारा AgCl, AgCl, दूसरा हो जाएगा हमारा ZnS। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे फ्रेंकल डिफेक्ट के। ठीक है, अब दोबारा से देखना शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है। शॉर्ट की डिफेक्ट अराइज होता है जब नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या हो, मिस हो। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में से। फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है जब नंबर ऑफ एटम्स और आयंस अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाए, बट वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा शॉर्ट की डिफेक्ट क्या कर देता है, एटम्स और आयंस क्रिस्टल को छोड़ के मिस हो जा रहे हैं, क्रिस्टल को छोड़ के ही चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, बट फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एटम्स और आयंस अपनी प्लेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जा रहे, तो इनमें से फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होने की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली कौन दिखाते हैं, आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेटिंग नंबर क्या हो, हाई हो। ऐसे आयनिक सॉलिड्स दिखाएंगे जिनका कोऑर्डिनेटिंग नंबर क्या हो, हाई हो। ठीक है, और जिसमें एनायन और कैटायन का जो साइज हो वो इक्वल साइज हो। हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लिख लेना, इसमें लिख लेना, इसमें लिख लेना। मैं बता रही हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेटिंग नंबर क्या हो, हाई हो। ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिनका हाई कोऑर्डिनेटिंग नंबर हो, हाई कोऑर्डिनेटिंग नंबर हो, एंड क्या हो, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो, सेम हो। साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन क्या हो, सेम हो। ठीक है, ठीक, ऐसे आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट जो कि जिनका कोऑर्डिनेटिंग नंबर हाई हो और एनायन और कैटायन का जो साइज हो वो क्या हो, सेम हो। फॉर एन एग्जांपल NaCl हो जाएगा, CHCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाया जाता है, बट ऐसे आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट जिनमें कोऑर्डिनेटिंग नंबर क्या हो, लो। इनमें क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेटिंग नंबर होता है, और क्या होता है, एनायंस का साइज जो होता है बड़ा होता है देन कैटायंस। कैटायंस के कंपैरिजन में एनायंस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो एग्जांपल हो जाएगा AgCl और ZnS। ठीक है, तो ये था शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच में डिफरेंस। अब आता है हमारा लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, दूसरा आता है हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या हो गया, लाइन डिफेक्ट क्या होगा, जो अलोंग अ लाइन जो है फॉर्म होता है किसी भी क्रिस्टल में, अलोंग अ लाइन फॉर्म होने वाला जो डिफेक्ट है, अलोंग अ लाइन प्रोड्यूस होने वाला जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, लाइन डिफेक्ट होगा। ये अलोंग अ लाइन होगा, लाइन के अलोंग ही ये डिफेक्ट जो है अराइज होगा। ठीक है, व्हेन डिफेक्ट आर फॉर्म इन एटॉमिक अरेंजमेंट अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन किसी भी एटॉमिक अरेंजमेंट में डिफेक्ट का प्रोड्यूस होना, उसी को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग अ लाइन, तो उससे एटम्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक, एटम्स क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे अलोंग अ लाइन। अगर मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल है, मान लो इस क्रिस्टल में लाइन डिफेक्ट शोन होना है,
तो लाइन डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होगा जो अलोंग अ लाइन लगेगा, इन क्रिस्टल के लाइन के, ये जो क्रिस्टल है इसके अलोंग अ लाइन लगेगा, एक लाइन में लगेगा, या ऐसे लग सकता है या ऐसे या ऐसे, बट एक ही लाइन में लगने वाला जो डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक, अब लाइन डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पहला आता है हमारा एज डिफेक्ट, दूसरा आता है स्क्रू डिफेक्ट। पहला आता है हमारा एज डिफेक्ट। एज डिफेक्ट, एज डिफेक्ट क्या होता है? मिसिंग, क्या? मिसिंग नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग, अलोंग अ लाइन जब ग्रुप ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, मिस हो, तो उसे हम बोलते हैं एज डिफेक्ट। इस एज डिफेक्ट की वजह से उस एटम की पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एज डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? एटम की पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, अब एज डिफेक्ट क्या बोला है? एज डिफेक्ट वो होता है मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं अलोंग अ लाइन, अलोंग अ लाइन नंबर ऑफ एटम्स का मिस हो जाना। मानो ये हमारा एक क्रिस्टल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं? इस लाइन में से अलोंग अ लाइन क्या हो रहे हैं? मिस हो रहे हैं। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम बोलेंगे एज डिफेक्ट, जिसमें किसी भी क्रिस्टल में से अलोंग अ लाइन क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं। ठीक, इसी को हम बोलेंगे एज डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू डिफेक्ट। स्क्रू डिफेक्ट क्या होता है? स्क्रू डिफेक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन द एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, व्हेन द एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस trace a helical path, trace a helical path is known as screw defect। स्क्रू डिफेक्ट क्या होता है? जब एटम्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से, क्रिस्टल लैटिस मींस क्रिस्टल लैटिस, जब क्रिस्टल लैटिस सॉलिड का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, सॉलिड क्रिस्टल का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो नंबर ऑफ 3D यूनिट सेल से मिलकर बनता है। जब यूनिट सेल, बहुत सारे 3D यूनिट सेल जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ज्वाइन होकर एक बड़ा सा सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो जब एटम्स क्या हो, क्रिस्टल लैटिस के एटम्स क्या ट्रेस करें, क्या दिखाएं? एक हेलिकल पाथ शो करें, तब हमारा शॉर्ट स्क्रू डिफेक्ट क्या होता है? अराइज होता है। बेसिक स्क्रू डिफेक्ट में क्या होता है? आप मान लीजिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड से जो है हेलिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड से एटम्स का क्या हो जाना? डिस्प्लेस हो जाना। अपवर्ड पोर्शन से भी क्रिस्टल के और डाउनवर्ड पोर्शन से, दोनों साइड से जो है एटम्स का क्या हो जाना? डिस्प्लेस हो जाना और एक हेलिकल पाथ को शो करना, उसे ही हम बोलते हैं स्क्रू डिफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये किस हिसाब से? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, दूसरा आ जाएगा हमारा सेमी कंडक्टर्स, और तीसरा आ जाएगा इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर्स और तीसरा इंसुलेटर्स। ठीक, अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, उन्हें कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रेंज होती है, मतलब कंडक्टर्स कहाँ कहाँ तक, सॉलिड कंडक्टर्स कहाँ कहाँ तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻20 से 10⁻+7 तक की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10⁻+7, 10⁻⁻20 से 10⁻+7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज है। ठीक है, इतनी रेंज तक कंडक्टर्स क्या कर सकते हैं? सॉलिड कंडक्टर्स खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। ठीक है,
अब कंडक्टर्स भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। पहला है मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है मेटेलिक ना। मेटेलिक क्या है? मेटेलिक कंडक्टर्स ऐसे मेटल के कंडक्टर्स होते हैं जो, क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। ऐसे मेटल्स क्या हो जाएंगे? मेटेलिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे मेटेलिक कंडक्टर्स के? इसके एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल है? मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है, गोल्ड और सिल्वर। ये क्या है? मेटल्स हैं और खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इन्हें बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। और मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, कंडक्शन के लिए मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टिविटी करते हैं। ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं? फ्री फ्लो ऑफ आयंस होता है। जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ आयंस। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इन आयंस का फ्री फ्लो होता है जिन कंडक्टर्स में, उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है। आयंस का फ्री फ्लो होगा। ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का? कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ये किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। ये दो तरीके के कंडक्टर हैं। ये कंडक्टर दो तरीके से डिवाइड है, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मेटल कंडक्टर जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर जिनके पास फ्री फ्लो ऑफ आयंस हो, जिनमें आयंस का फ्रीली फ्लो हो सके, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, उन कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है। दूसरा आते हैं हम अपने ये हमारा कंडक्टर्स के बारे में था। दूसरा हम आते हैं सेमी कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा हमारा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच हाफ बिहेव एज अ इंसुलेटर एंड हाफ बिहेव एज अ कंडक्टर्स। ठीक है। ये हाफ जो है इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करती है, हाफ बिहेव एज अ कंडक्टर, हाफ ये कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, एंड हाफ एज इंसुलेटर, और हाफ इंसुलेटर्स की तरह क्या करेंगी? बिहेव करेंगी। मतलब पार्शियली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं और पार्शियली क्या करेंगी? बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? रेंज होगी 10⁻⁻6 से 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो रेंज होती है, कंडक्टिविटी रेंज, वो 10⁻⁻6 से 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की होती है। ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में था। अब सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम सब किसके एग्जाम्पल? सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये था सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स ऐसे सॉलिड कंडक्टर जो पार्शियली बिहेव करेंगे एज अ कंडक्टर एंड पार्शियली बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻+4 की होती है। ठीक। मतलब इतने रेंज तक ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये था सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ऐसे सॉलिड होंगे जो क्या नहीं करेंगे? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ऐसे कंडक्टर जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब ऐसे कंडक्टर्स हो जाएंगे इंसुलेटर जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे. Insulators are those solids which do not allow to pass electric current through them are known as insulators. ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, वो ग्लास हो जाएगा, वुड हो जाएगा. ग्लास, वुड, इसकी कोई भी कंडक्टिविटी रेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि पहले ही बोला हमने इंसुलेटर वो होंगे जो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो कंडक्टिविटी रेंज नहीं आएगी. ठीक, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लास, वुड. ग्लास, वुड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास नहीं होने देते हैं. ठीक, ये था हमारा इंसुलेटर्स के बारे में. तो ये प्रॉपर्टीज होगी किसकी? सॉलिड की. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एक टॉपिक है बैंड थ्योरी. अब इसके बाद जब सॉलिड की प्रॉपर्टीज आई तो उसके बाद हमारी एक बैंड थ्योरी आई. वो बैंड थ्योरी क्या बताती है? बिहेवियर एक्सप्लेन करती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. बैंड थ्योरी कौन सी थ्योरी थी? बैंड थ्योरी. ये थ्योरी आई थी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, बिहेवियर बताने के लिए. किसका? सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का. ठीक, सेम ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को एक्सहिबिट करते हैं. एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल को क्या करते हैं? एक्सहिबिट करते हैं. ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल को एक्सहिबिट करेंगे. इसकी एनर्जी लेवल भी अलग होगा, इसका एनर्जी लेवल भी अलग होगा, इसका एनर्जी लेवल भी अलग होगा. ठीक है, होगा ना. ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखाते हैं. तो जब ये डिफरेंट एनर्जी लेवल एक साथ ग्रुप होता है, एक डिफरेंट एनर्जी लेवल जो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, इन सभी की एक साथ जब ग्रुपिंग होती है तो हमारा क्या बनता है? एनर्जी बैंड बनता है. क्या बनता है हमारा? एनर्जी बैंड बनता है. एनर्जी बैंड क्या है? ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड. अलग अलग एनर्जी लेवल्स का एक साथ ग्रुप हो जाना, उसी को हम एनर्जी बैंड बोलते हैं. ठीक, कंडक्शन बैंड क्या होता है? एक और चीज आती है हमारी. एनर्जी बैंड तो हमने पढ़ दिया. अब हमारा कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड होगा जिसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकेंगे. फ्री बैंड क्या होगा? एम्प्टी बैंड होगा. कैसा बैंड होगा? एम्प्टी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होगा जो क्या करेगा? कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्प करेगा. तो कंडक्शन बैंड क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी को ये पास होने में हेल्प करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. तो कंडक्शन बैंड एक ऐसा एम्प्टी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं. उस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड. दूसरा आता है हमारा वैलेंस. तीसरा आता है हमारा वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड क्या हो जाएगा हमारा? आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड. सबसे बाहर का आउटर मोस्ट जो फील्ड एनर्जी बैंड है, भरा हुआ होगा. आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, जो सबसे बाहर का जो फील्ड एनर्जी बैंड होगा उसी को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड. आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो एनर्जी बैंड, सबसे बाहर का फील्ड होगा, फील्ड होना चाहिए वो बैंड, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. तो एनर्जी बैंड क्या है? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की जब ग्रुपिंग की जाती है तो उससे हमारा एनर्जी बैंड बनता है. कंडक्शन बैंड क्या? एक एम्प्टी बैंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्रीली मूव कर सकते हैं. वैलेंस बैंड क्या? सबसे बाहर का फील्ड एनर्जी बैंड, उसे ही बोलते हैं हम वैलेंस बैंड. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, हम बोलते हैं कि मेटल्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. कैसे? इनके बेसिस पे बताइए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर सकते हैं. हम बोलते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाई? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाई? क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? तो क्यों मेटल गुड कंडक्टर है? देखिए इन मेटल्स में क्या होता है? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं.
सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा एनर्जी है, ठीक, ये हमारी क्या है, एनर्जी, ये हमारी होगी एनर्जी, ठीक। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है ये हमारा है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और जो ये नीचे वाला है ये हमारा है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जब इस दूसरा बनाए तो ये हमारा आता है कंडक्शन बैंड, सीबी लिख दिया है, समझ लेना कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा आता है वैलेंस बैंड, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट जब जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें आएगा ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक। ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, दिख रहा है कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन तीनों डायग्राम में? हाँ है। अभी देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है। इस डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ गैप है, इस डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत सारा गैप है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मेटल हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं। कैसे हैं मेटल्स में? क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर सो क्लोज टू ईच अदर, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। मैंने बोला वैलेंस बैंड सबसे बाहर का आउटर मोस्ट बैंड होता है जो फील्ड रहता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारी, पूरे इलेक्ट्रॉन से ये भरा होगा, पूरे नेगेटिव चार्ज से भरा होगा, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या दिख रहा है, कुछ भी गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो हो जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो जिसकी वजह से मेटल्स क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली मूव टू द कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी एज अ गुड कंडक्टर, ठीक। ये तो था मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे, इसको देखते हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में सम गैप प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ गैप प्रेजेंट है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा डिफिकल्टी होगी इधर पहुंचने में, पर कुछ गैप प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही सकते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा गैप है, बट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को बोला जाता है कि वो पार्शियली कंडक्टर्स की बिहेव करते हैं और पार्शियली इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में सम गैप आर प्रेजेंट, ठीक। नेक्स्ट आता है हम इंसुलेटर्स पे। अब देखिए इंसुलेटर्स क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना सारा गैप है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा कंडक्शन बैंड में, तो क्या होंगे, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इसीलिए इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस जब भी पूछा जाएगा कि मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है और इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्सप्लेन करेंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज बताई थी ना, 10⁻⁻20 से 10⁻+7 की थी, और इंसुलेट क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स की भी बताई 10⁻⁻6 से 10⁻+4। मैं इंसुलेटर्स की बताना भूल गई, इंसुलेटर्स की लिख लीजिए कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, मतलब देख रहे हो
-10 से 10⁻⁻20 से 10⁻−10 दोनों नेगेटिव है, मतलब बहुत ही कम है इनकी कंडक्टिविटी रेंज। ये क्या नहीं कर सकते, ये -10 और -20 को तो हम नेग्लिजिबल करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसीलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनकी कुछ कंडक्टिविटी रेंज होती ही नहीं है। ठीक, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड्स की। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ दी हमने, अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे भी सॉलिड्स को किस पे बांटा गया है, अलग अलग टाइप्स पे बांटा गया। पहला आता है हमारा, अलग अलग देख लीजिए, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय देयर मैग्नेटिक फील्ड, अपने मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। कहीं पर भी अगर हम एक मैग्नेट रख देते हैं, ये मैग्नेट रख दिया मैंने, इस मैग्नेट की वजह से उसके चारों तरफ कितना, मतलब कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल कितना अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये मैग्नेट कहाँ तक का अपने रेंज फैला सक रहा है कि वहां तक पार्टिकल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सके, इसका अट्रैक्टिव फोर्स या इसका रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब अपने मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होंगे, वीकली रिपेल्ड होंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से वीकली क्या हो जाएंगे, रिपेल्ड हो जाएंगे। रिपल्सन का मतलब दूर हटना, दूर हो जाना। ठीक है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंस होंगे जो वीकली कम रिपेल होंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें हम बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल हम इसका ले लेंगे, जैसे NaCl हो गया, C6H6 हो गया, H2O हो गया, कोई भी कंपाउंड ऐसा ले लेंगे, कोई भी कंपाउंड। और डाईमैग्नेटिक नेचर जो है, उन्हीं डाईमैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से अराइज होता है, ये अराइज होता है जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हो रहे हैं। इसके एग्जांपल से ही समझो, NaCl इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक पेयर में है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में है, इसमें पेयर्ड है। तो डाईमैग्नेटिक नेचर अराइज होता है, इट अराइज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अराइज होता है डाईमैग्नेटिक नेचर इसका। ठीक है, डाईमैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से अराइज होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर में होंगे, पेयर्ड होंगे और उनसे कंपाउंड बन रहा होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो अपने मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो अपने मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। जिन सब्सटेंस को, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और भी बहुत सारे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल कॉपर का आयन, आयरन का आयन हो गया। ठीक, ये किसके एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस हो रहा है, ड्यू टू फ्री प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। ठीक है, आयन्स प्रेजेंट होने की वजह से, इस आयन की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक पढ़ दिया, पैरामैग्नेटिक पढ़ दिया, तीसरा आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली, बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड से। बहुत एक और इनकी खासियत होती है, एंड सो magnetism even when their magnetic field is removed, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? बहुत ही स्ट्रांगली अपने मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, और इनमें एक खासियत ये होती है कि वो अपना मैग्नेटिक नेचर तब भी दिखाएंगे जब हम उनका मैग्नेटिक फील्ड उनसे रिमूव कर दें। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटा दें फिर भी वो सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट, ये किसके एग्जाम्पल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं। पहला आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, दूसरा आता है फेरीमैग्नेटिज्म। तो पहला है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होगा किसकी तरह? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह। जिनका स्ट्रक्चर, डोमेन स्ट्रक्चर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही होगा, बट वो जो है कैसे अलाइंड रहेंगे? ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे अलाइंड रहते हैं? ये अलाइंड रहते हैं कैसे? अपोजिटली ओरिएंटेड, अलाइंड अपोजिटली, मतलब अपोजिटली ओरिएंट रहते हैं। ऐसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जिनका डोमेन स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही तरह होगा जिनका डोमेन स्ट्रक्चर, बट ये अलाइंड रहते हैं अपोजिटली उल्टे अलाइंड रहते हैं। एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, एंड कैंसिल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, आता है हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा क्या है हमारा? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से। कैसे अट्रैक्टेड होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड होते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे सब्सटेंस होते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्टेड रहेंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड से, और कैसे अलाइंड रहते हैं? ये अपोजिटली अलाइंड रहते हैं। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस अलाइंड रहते हैं एंटी पैरेलल अलाइंड रहते हैं। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल अलाइंड रहते हैं और वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड से। एंटी पैरेलल मतलब 2 ऊपर तो एक नीचे, 2 ऊपर एक नीचे, ठीक है, या एक ऊपर 2 नीचे, ऐसे एंटी पैरेलल अलाइंड रहते हैं। ऐसे एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होता है इन स्ट्रक्चर्स का, तो इन्हें हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, तो आज हमने इस लेक्चर वीडियो में इस पूरे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।